नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपसे एक अनुरोध है, यदि आप जैविक खेती करते हैं, आप ऑर्गेनिक खेती में रुचि रखते हैं, आप बिना किसी रासायनिक के खेती के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रासायनिक आधारित खेती का परिणाम हम देख चुके हैं। अपने स्वास्थ्य को हम कितना प्रभावित कर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो वर्तमान खेती को त्याग कर ऑर्गेनिक खेती अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती में उनके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात करूं, जो मॉडर्न खेती है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मैंने देखा है कि जो जो मित्र फसलों का उत्पादन, जो फूल फलों का उत्पादन करते हैं, जिनके पास ऑर्चिड हैं, चाहे वो सेब हैं, अनार हैं, संतरे हैं, केले हैं, पपीता हैं, किसी भी तरह के फसल का उत्पादन लेते हैं, तो उन्हें कितनी अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। और ये कीटनाशक तो उन खादों से अलग हैं, उन रासायनिक खादों के अतिरिक्त हैं जिन पर वो अतिरिक्त खर्चा करते हैं। फिर उनकी रखवाली भी करनी पड़ती है। कई तरह के ग्रोथ प्रमोटर भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल कई तरह ग्रोथ प्रमोटर आ गए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रसायन आ गए, तो इनका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सेब के जो मालिक, सेब के बगीचों के जो मालिक हैं, 1 एकड़ सेब में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा के कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं। जो आजकल केले का उत्पादन करते हैं वो भी 70-80 हजार का कीटनाशक प्रयोग कर लेते हैं। अनार के ऊपर, अमरूद के ऊपर, संतरे के ऊपर, हर फसल के ऊपर हमको इतनी ही मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। रासायनिक आधारित उर्वरकों पर तो अतिरिक्त खर्चा है, सुरक्षा पर अतिरिक्त खर्चा है भी। यदि वृक्ष नष्ट हो जाए, पौधे यदि खराब हो जाए, तो उनको अलग से रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम पौधों का रोपण करते हैं तो 15 से 25% पौधों को, उन पौधों को वहां से उखाड़ के, जो विकसित नहीं हुए, सूख गए, नष्ट हो गए, उनकी जगह नए पौधे लगाने पड़ते हैं। लेकिन कीटनाशकों पर भी हमें लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है। यहाँ तक कि साग सब्जियों की बात करें तो हरी मिर्च में 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आजकल बहुत सारे मित्र कीटनाशक छोड़ देते हैं। आप हरी मिर्च की फसल लेते हैं, टमाटर लेते हैं, या बैंगन लेते हैं, कोई भी फसल लें, उसमें भी आपको लाखों रुपए का कीटनाशक छिड़कना पड़ता है। उससे हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ तो पड़ता ही है। हम उसके माध्यम से 1-1.5 लाख रुपए तो कमा तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मित्र उतना भी नहीं कमा पाते। यदि आप अपने खेत में 1.5-2 लाख का कीटनाशक छिड़क के 1-आध लाख रुपए कमा भी लें, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आपने कमा लिया, लगेगा आपने कुछ कमाया है, लेकिन उसके साथ में आपने क्या गंवाया है, क्या आप लूज कर रहे हैं, ये यदि सोचेंगे तो आपके जो अंदर की आत्मा कांप जाएगी। क्योंकि जो कीटनाशक हम अपने फसलों के ऊपर छिड़कते हैं, उनका प्रभाव भी तो हमें भोगना पड़ता है, हमारी संतानों को भोगना पड़ता है, हमारे परिवार को भोगना पड़ता है, हमारे जो आसपास के जो सामाजिक मित्र हैं उनको भोगना पड़ता है। इसके अलावा निर्जीव हैं जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, और प्राणियों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि जब से हमने कीटनाशक का छिड़काव अपनी फसलों पर, अपने पेड़ पौधों पर करना शुरू कर दिया है, हमने हजारों तरह के मित्र जीव थे उनको नष्ट कर दिया है। इसमें आप गौरैया का उदाहरण ले सकते हैं, आप मोर का उदाहरण ले सकते हैं, आप मेंढकों का उदाहरण ले सकते हैं, तितलियों का ले सकते हैं, आप भंवरों का ले सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे सैकड़ों तरह के मित्र कीटों को नष्ट कर दिया। हम सिर्फ अर्थवन की, हम केंचुओं की तो जानकारी रखते हैं, केंचुए नष्ट कर दिए, लेकिन केंचुए के अलावा भी हमने सैकड़ों जीवों को नष्ट कर दिया। आजकल पक्षी नजर नहीं आते, गौरैया भी बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है। गौरैया के अलावा बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो हमारी हमारी आंखों से ओझल हो गए, और ये सब हमारे मित्र थे। जब ये थे तो हमें किसी भी तरह के फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब भी हमारे फसलों में कीटों का प्रकोप होता था तो यही हमारे मित्र पक्षी, यही मित्र कीट उनका चट सफाया कर जाते थे। उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता था, लेकिन हमको दिमाग बढ़ा दिया। हमारे जो लालची व्यवसायी मित्र हैं, हमारे आसपास व्यवसायी हैं, उन्होंने हमारे दिमाग में, या फिर तथाकथित विद्वानों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि यही हमारी फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने परिणाम नहीं देखा, बिना परिणाम के ही घोषित कर दिया, और उसका आज हम परिणाम देख रहे हैं। आज तो स्थिति ये आ गई है कि हमारे फसलों में जो रासायनिक आधारित खादों की जो जरूरत है, वो तो पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। क्योंकि हमें मालूम है कि 1960 के आसपास
1 किलो यूरिया डीएपी से हम 20 से 25 किलो अनाज ले लेते थे। 20 से 25 किलो गेहूं, चावल या दूसरी हमें फसलें मिल जाती थी। लेकिन आज हम 20 20 1 किलो, आज हम 20 किलो की जगह से 3 या 4 किलो उत्पादन ले पाते हैं, क्योंकि पहले की तुलना में 1/4 हमारा उत्पादन रह गया है। इसके अलावा बीमारी का प्रकोप और बढ़ गया। उस समय बीमारियां नहीं लगती थी, इसलिए कीटनाशक पर हमारा खर्चा नहीं होता था। तो कीटनाशकों पर, और कीटनाशक का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, हमारी प्रकृति पर पड़ रहा है। तो ऐसे में हमने एक चीज तैयार की है, अब उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो है गाय के जो गोमूत्र है, उसकी भस्म, उसका क्षार। ये बहुत अद्भुत है। आपने गौमूत्र के क्षार का प्रयोग तो अपने अपने बीमारियों में किया होगा। खैर आज की पीढ़ी में कम लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वैद्य हैं कि आपका पेट खराब है, गैस बनती है, डाइजेशन नहीं होता, लीवर में प्रॉब्लम आ गई है, लीवर सिरोसिस हो गया है, या पुराना पीलिया हो गया है, खून की कमी है, लीवर का साइज बढ़ गया है, या लीवर में फैट डिपॉजिट, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा में कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में वैदिक लोग इसी गौमूत्र क्षार का प्रयोग करते थे, और इस गौमूत्र क्षार से बहुत अच्छे परिणाम मिलते थे। और अभी भी करके देख सकते हो, यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, आपको पचता नहीं, गैस बन जाती है, एसिडिटी रहती है, पेट में पेप्टिक अल्सर हो गया है, तो गौमूत्र क्षार का प्रयोग होता है। और गौमूत्र क्षार सीधे सीधे नहीं बनता, इसमें कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। गौमूत्र को लोहे की कढ़ाई में रख के उबाल के पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, और जो बचता है उसको गौमूत्र क्षार बोलते हैं। इसमें कई वनौषधियों का प्रयोग होता है। हमने भी एक अलग प्रोसेस सीखा, उसी प्रक्रिया से कुछ समानता रखने वाले प्रोसेस से हमने गौमूत्र क्षार का प्रयोग फसलों के लिए किया है, फसलों में वृद्धि के लिए किया है, फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया है। हमने फसलों में कई तरह के पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किया है, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे बहुत सारे रसायन रहते हैं, जैव रसायन द्रव्य पाए जाते हैं जो बहुत ही अद्भुत है। गाय के मूत्र में तो अभी अध्ययनों से पता चल गया 2500 से ज्यादा केमिकल रहते हैं। और रहते क्यों नहीं है, क्योंकि हम आज तक अपने बॉडी के अंदर भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। दूध को भी हम इतना जानते हैं कि वही बताया जाता है कि दूध में प्रोटीन रहता है, कार्बो ग्लूकोज रहती है, फैट रहती है, कुछ मिनरल्स रहते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। गाय के दूध में तो ग्रोथ हार्मोन्स भी रहता है, जो हमारी तुलना में उसमें 15 गुना ज्यादा है। इसीलिए गाय का बच्चा 15 से 20 दिन में अपने जो वजन को दोगुना कर लेता है, और हमारे बच्चे को पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 15 साल का समय लग जाता है। हमारे बच्चे का वजन है वो धीमी गति से बढ़ता है, क्योंकि हमारे हमारे माँ की जो स्तनों के दूध में कुछ दूसरे तरह के हार्मोन्स कुछ कम मात्रा में रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक इसी तरह गौ के मूत्र में सिर्फ यूरिया नहीं होता, यूरिक एसिड नहीं होता, क्रिएटिनिन नहीं होता, फास्फोरस, उसके अलावा भी बहुत सैकड़ों तरह के रसायन रहते हैं। और यहाँ तो पता लगा है कि गाय के मूत्र में तो वायुहंसा रसायन रहते हैं, वायुहंसा रहते हैं कि दूसरे द्रव्यों की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इसीलिए गाय के मूत्र को के माध्यम से आयुर्वेद में कितनी दवाओं का प्रयोग कराया जाता है। गाय की मूत्र में एक और विशेषता रहती है शुद्धिकरण की। बहुत सारे विषाक्त पदार्थ जो आयुर्वेदिक पद्धति में इस्तेमाल होते हैं, उनके शुद्धिकरण के लिए भी गौमूत्र का प्रयोग होता है। आपने शिलाजीत के बारे में सुना होगा। शिलाजीत का शुद्धिकरण कैसे होता है, आप जानते हैं? नहीं जानते? तो गाय जो शिलाजीत का शुद्धिकरण भी गौमूत्र के माध्यम से होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर, अधिकांश स्तर में देखा जाए तो शिलाजीत पानी से घोल के तैयार की जा रही है, उसकी वजह से प्रभाव नहीं होता है। यदि देसी गाय के शुद्ध मूत्र के माध्यम से आप शिलाजीत के पत्थर को निखार के शिलाजीत में बदल कर देखिए, उसका प्रभाव चमत्कारी रहता है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसीलिए बहुत सारी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, गौमूत्र के साथ ही सेवन कराई जाती है, ताकि उनका असर सामान्य तुलना में कई गुना बढ़ जाए, और प्रभावी रहती है, उनका प्रभाव भी चमत्कारिक मिलता है। तो ऐसे ही इस गौमूत्र क्षार के माध्यम से हम अपनी फसलों में अनावश्यक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इससे हम विषाक्तता फैला रहे हैं, जल स्रोतों को खराब कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो लाखों रुपए का जो प्रयोग अपने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए करते हैं, उससे भी बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, गौमूत्र क्षार के प्रयोग जब हम अपनी फसलों में करेंगे,
फलों की वृक्षों पर करेंगे तो उसके स्वाद में भी निखार आएगा। स्वाद में साथ साथ उनके आकार में, उनके रंग रूप में, उनके गंध में हमें प्राकृतिक अनुभव मिलेगा। हमें आज हम बहुत सारे फलों का सेवन तो करते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता। स्वाद इसीलिए नहीं आता कि उनमें रसायनों का स्वाद घुस गया है। उनकी जो प्राकृतिक प्रकृति थी वो बदल गई है। तो आप इसका एक बार करके देखिए। मेरे विश्वास पर आप 5-7 पेड़ों पर इसका विश्वास कुछ करके देखिए। पपीते के पेड़ लीजिए, अमरूद के ले लीजिए, आम के ले लीजिए या अनार के ले लीजिए, किशमिश की जो अंगूर है उस पर करके देख लीजिए। आपको यदि इसके माध्यम से अपने फलों के स्वाद में, गंध में, उनके आकार में, उनकी जो उत्पादकता में बदलाव दिखाई ना दे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो आपकी कमी पेशी होगी उसको भरने को तैयार हूँ। आप करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मेरे लिए कुछ सेवा हो, कुछ जिज्ञासा आपके मन में है, आप पूछना चाहते हो तो मैं संकोच, और यदि आप इसका एक बार प्रयोग करना चाहते हैं, प्रयोग करके देखना भी चाहिए। मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक साथ 100-200 बोतल मंगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक साथ 1000-2000 खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बोतल से शुरुआत करके देखिए, 10-15 पेड़ों पर करके देखिए। आप सब साग सब्जियों पर करके देख लीजिए, टमाटर पे करके देख लीजिए, आप बैंगन पे करके देखिए, आप भिंडी पे करके देखिए, हरी मिर्च पे, आप किसी पे करके देखिए। आपको स्वाद में, गंध में एक अलग अनूठा एहसास ना हो, फिर मुझसे बात करिए। और मेरे लिए कोई सेवा हो, धन्यवाद।